Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Good morning, students. My name is Ravikant Mani and I completed my BTech from IIT Kanpur in 2010 and my all-India rank was 592 in 2006 and मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस एडुराइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे। आप सभी बच्चों को पहले से ही पता होगा कि क्लास 11th की सारी वीडियो लेक्चर्स अब कंटिन्यूसली जा रही हैं, असाइनमेंट्स भी जा रहे हैं। सो आप बच्चे लोगों के डिमांड पे बहुत सारे बच्चे लोगों ने कहा सर प्लीज़ क्लास 12th को भी पढ़ा दीजिए। तो हम लोगों ने क्लास 12th में जहाँ से आपका सिलेबस रुका हुआ है, कई लोगों ने कहा सर ऑप्टिक्स से स्टार्ट कीजिए, तो हम लोगों ने ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया है। और ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और आगे भी सारे लेक्चर्स आपको, पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री मटेरियल भी मिलेगा, आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल so that and other students can also get the benefit of this platform. Okay, so good. सपोज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जब मैं कह रहा हूं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स समझने से पहले हम लोग पहले उसके एक ब्रॉड वे जो क्लासिफिकेशन ऑप्टिक्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज द साइंस ऑफ लाइट। सो यहां देखेंगे आप एक वर्ड लाइट आया। सो ये लाइट क्या चीज है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो 12th का एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट होगा, यदि आपने उसका सबसे लास्ट टॉपिक देखा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो स्टूडेंट्स यदि आपने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप एनसीईआरटी बुक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली क्या है? एन ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा आप लोगों ने देखा होगा मैकेनिकल वेव में कि किसी एक पॉइंट पे हम कुछ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो डिस्टरबेंस जो है टाइम के साथ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, इसी को ही हम लोग वेव कहते हैं। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो एक ऑक्सिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, वो ऑक्सिलेटिंग चार्ज पार्टिकल जब ऑक्सिलेट करता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे टाइम के साथ चेंज होता है और इस प्रोपेगेशन को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। सो आप यहाँ पर यदि ठीक ढंग से देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में ये जो हमारा डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूअसली जो इसकी वैल्यू है वो इसकी हो रही है, वो इसकी हो रही है, वो इसकी हो रही है, ऐसा करके आगे मूव कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली ए 3D एनिमेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। एक और चीज आप देखेंगे यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप यदि पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होते हैं। जहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम है, मैग्नेटिक फील्ड भी वहां मिनिमम होगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। और आपका जो वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है? E क्रॉस B की डायरेक्शन में। सो दिस द डायरेक्शन इन विच योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका कुछ वेवलेंथ भी होगा, है ना? वेवलेंथ को चेंज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंज होगा बट स्पीड कांस्टेंट रहेगा। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब जो बात करेंगे लाइट की बात करते हैं तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है विथ ए सर्टेन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो किसी एक सर्टेन पोर्शन में ही वो जब वेवलेंथ रहेगा तो उसको हम लोग लाइट कहते हैं। इसको और समझते हैं आगे कि क्या इसका मतलब है। ये देखेंगे आप इसको अच्छे से। तो वर्ड लाइट यूजुअली रेफर्स टू द विजिबल लाइट। ऑब्वियसली हम लोग जो बात कर रहे हैं लाइट का मतलब हुआ हमारा विजिबल लाइट विच इज विजिबल टू ह्यूमन आई एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ लाइट। विजिबल टू ह्यूमन आई एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ लाइट। तो आप यदि देखेंगे कि जो हमारा ह्यूमन आई है वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही डिटेक्ट कर सकता है। इससे कम वेवलेंथ या इससे ज्यादा वेवलेंथ के यदि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी आई पे आएंगे तो हमारा आई उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को देखेंगे तो यहां से जो आप लोगों को याद होगा एक फॉर्मूला विबग्योर का, इसको हम लोग कहते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो वॉयलेट का आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली उसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होता है, 400 नैनोमीटर होता है, और रेड कलर का 700 नैनोमीटर होता है, राइट। तो इस रेंज में यदि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा तो उसको हम लोग लाइट बोलेंगे। यदि इस रेंज में मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है तो उसको लाइट नहीं कहेंगे। जैसे आप देखेंगे कि यदि हमारा रेंज इसमें है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेंज इसमें है, तो उसको हम लोग एक्सरे नाम देते हैं। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा इस रेंज में है, उसको गामा रेस नाम देते हैं। यदि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस रेंज में है तो उसको हम अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं। यदि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस रेंज में है तो उसको इंफ्रारेड बोलते हैं। यदि इस रेंज में है तो माइक्रोवेव, इस रेंज में है तो एफएम, एएम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो स्टूडेंट जब भी लाइट की बात होगी, लाइट का मतलब वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, लेकिन वो इस वेवलेंथ में जब आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी को ही हम लोग वेव कहेंगे। इसलिए मैंने कहा विजिबल लाइट इज यूजुअली डिफाइंड एज हैविंग वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर। सो ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, इससे थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। गुड। तो हम लोगों ने ये समझा कि जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने बताया। तो ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। जो एनिमेशन जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ वो भी आपको समझ में आया होगा। और अब हमने वो भी देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में रहेगा, तो उसको हम लोग नाम देंगे लाइट या विजिबल लाइट। विजिबल लाइट रेफरेंस टू किसके? ह्यूमन आई। हो सकता है कि किसी डिफरेंट एनिमल का जो ये रेंज हो वो डिफरेंट होगा, लेकिन ये जो विजिबल लाइट है वो ह्यूमन आई के पर्सपेक्टिव में ये डिफाइन किया गया है। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइट कहने का क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं। तो एक और चीज आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो लाइट है, जो लाइट एक मीडियम से ट्रेवल कर रहा है तो वो दूसरे मीडियम पे जाकर के इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे एक सन की लाइट आ रही है, वो आ करके किसी ग्लास पे स्ट्राइक कर सकते हैं या वाटर पे स्ट्राइक कर सकते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th में कि वो स्ट्राइक होगा तो हो सकता है कि वहां रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो इसको अब पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या चीज है। यदि इंसिडेंट जो रे है, जो इंसिडेंट लाइट है, उसका वेव, उस इंसिडेंट जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस वेव की वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी f है, वेवलेंथ लैम्डा है और इंटेंसिटी I है। तो स्टूडेंट्स जो भी वेव रिफ्लेक्ट होगा, जो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तो वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा। तो जो वेव रिफ्लेक्ट होगा, जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, लाइट की स्पीड भी वही रहने वाली है क्योंकि वो सेम मीडियम है। स्पीड जो है, लाइट का स्पीड सिर्फ डिपेंड करता है मीडियम पे। तो स्पीड नहीं बदला और फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदला और लैम्डा भी नहीं बदला। क्या बदला? इंटेंसिटी कम हो गई। इंटेंसिटी, जो इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी थी वो क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी हुआ होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी हुआ होगा। जब वो रिफ्लेक्ट हो करके दूसरे मीडियम में गया होगा तो डिफरेंट मीडियम कहने का मतलब क्या है? मीडियम डिफरेंट कैसे हम पहचानते हैं? उसके लाइट के स्पीड से। सो इस मीडियम में, जो मीडियम 1 में स्पीड v था, मीडियम 2 में जो स्पीड होगा वो डिफरेंट हो गया होगा। उसको लेटर से हम v डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ भी लैम्डा डैश हो गया होगा, बट इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी वही रहा होगा। जो मीडियम 1 में है और जो मीडियम 2 में है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ। जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो गई, लाइट का वेवलेंथ चेंज हो गया, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रीक्वेंसी इसलिए चेंज नहीं हुई, यदि आपको ध्यान में होगा कि जब आपने मैकेनिकल वेव पढ़ा था कि एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में जब वेव जाता था तो आपका वेव स्पीड ट्रेवल चेंज होता था और वेवलेंथ चेंज होता था, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता था।
क्यों नहीं होता था फ्रीक्वेंसी चेंज? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स। ये इसको एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि ये फोर्स्ड ऑक्सीलेशन है। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही हर एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होगी, जो हमने मैकेनिकल वे में देखा था। इसी तरीके से जो सोर्स लाइट को जनरेट कर रहा है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी हर मीडियम में होगी। आपका वेव का स्पीड चेंज कर सकता है, वेवलेंथ चेंज कर सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। सो एक रिलेशन हमारा हमेशा याद रखेंगे कि यदि मीडियम वन में वेव, जो लाइट वेव है उसकी स्पीड v1 है और वेवलेंथ लैम्डा 1 है, और जब यही रे मीडियम 2 में इंटर करता है, जब यही रे मीडियम 2 में इंटर किया और वहां वेव स्पीड v2 है और वेवलेंथ लैम्डा 2 हो गया, तो हम लोग क्या रिलेशन लिखेंगे? v1 by lambda 1 is equals to v2 by lambda 2 and that is equals to the frequency of the light. So ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वेव स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है। गुड, इस प्रॉपर्टी के कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब हम लोगों ने ऑप्टिक्स समझा। ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है? साइंस ऑफ लाइट है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक सर्टेन पोर्शन में जिसका वेवलेंथ रहता है 400 से 700 नैनोमीटर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं। तो जो लाइट का स्टडी कर रहे हैं उसी को ही हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। लेकिन अब ऑप्टिक्स को भी डिवाइड करें तो उसको हम लोग 3 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरे को कह रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, और तीसरे को क्वांटम ऑप्टिक्स। हालांकि क्वांटम ऑप्टिक्स जो है ये ऑप्टिक्स के साथ साथ इसमें दूसरे वेवलेंथ्स भी यूज होते हैं, तो इसलिए बेसिकली इसको ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स कह भी लेंगे, लेकिन ये ब्रॉडली हमारे ऑप्टिक्स के अंदर नहीं आएगा। इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्वांटम ऑप्टिक्स को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग वेव ऑप्टिक्स को भी पढ़ेंगे। तो पहले इस दोनों को समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स भी कहा जाता है और वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली हम लोग इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, प्लीज आप इस पे ध्यान दें कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो जब मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि हम यहां पर लाइट को क्या सोचते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। लाइट किस में ट्रेवल करना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए, है ना? तो अब लेकिन ये कब तक है? स्ट्रेट लाइन में कब तक ट्रेवल करेगा? This geometrical optics applies when object and apertures involved are much larger than the wavelength of light. Let us say कि मैं ऐसा करता हूं कि ये मेरा एक कार्डबोर्ड है ना? तो ये मैंने एक कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड में एक होल बना दिया, एक बड़ा सा होल बनाया, और मैं इधर से लाइट को प्रोजेक्ट कर रहा हूं और उस दीवार पे मैं देख रहा हूं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स कैसा दिखना चाहिए? इस होल के साइज का ही आपको ब्राइट स्पॉट उस वॉल पे दिखना चाहिए, है ना? मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? फिर से मैं समझाता हूं। ये मेरा सपोज कर लेते हैं एक बहुत बड़ा सा कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में लेट से मैंने 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना दिया, एक सर्कुलर होल कर दिया। अब उस सर्कुलर होल के थ्रू मैं यदि लाइट पास करूं तो आपको क्या लगता है कि सामने वाली दीवार पे क्या दिखना चाहिए? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि जो ये होल है, इस होल के साइज का ही वहां पर ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये तब तक वैलिड है जब तक ये होल का जो साइज है दैट इज मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो हम लाइट यूज कर रहे हैं उसके वेवलेंथ से बहुत ज्यादा रहेगा, तो तब तक हमारे को वैसा ही दिखेगा जैसा हम देख रहे हैं, या मतलब हम परसीव कर रहे हैं कि ऐसा एक इसी के साइज का ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए। इसीलिए ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अप्लाइज व्हेन ऑब्जेक्ट एंड एपर्चर। एपर्चर का मतलब जो ये मैं होल कह रहा हूं उस होल के साइज को ही एपर्चर कर रहे हैं, इन्वॉल्व्ड आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेकिन स्टूडेंट्स अब इसी को ही हम लोग ऐसा करते हैं, इस होल के साइज को 1 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर,
10 to the power minus 3 मिलीमीटर, 10 power minus 3 मीटर, 10 power minus 5 मीटर, 10 power minus 6 मीटर करते हैं, तो देखते हैं क्या वो जो इतना छोटा जो साइज है, होल है, क्या उतने ही साइज का हमारे को वहां पर ब्राइट स्पॉट दिखता है या नहीं दिखता है। तो स्टूडेंट अब आप देखिए ठीक तरीके से मैंने क्या समझाने की कोशिश किया है कि ये आपका लाइट इधर से प्रोजेक्ट हो रहा है और ये एक बहुत छोटा सा होल है, यहां पर मैंने बनाया हुआ है, बहुत छोटा सा होल है। और जब आप इस लाइट को इस होल के थ्रू पास कर रहे हैं तो सरप्राइजिंगली आपका जो ये स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे जो आपका शेप दिख रहा है वो बीच में एक ब्राइट डिस्क दिख रहा है, उसके चारों तरफ आपका डार्क दिख रहा है रीजन, फिर उसके चारों तरफ ब्राइट रीजन दिख रहा है, फिर उसके चारों तरफ डार्क, फिर ब्राइट। सो सरप्राइजिंग स्टूडेंट्स, यदि हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंगली सोचें तो हमारे को जो ये डायमीटर है, जो ये होल का डायमीटर, होल का जो रेडियस है, उसके ही बराबर के साइज में यहां पर लाइट दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है ना। तो ये बेसिकली इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अब यहां पर वैलिड नहीं है। इसी होल का साइज यदि बहुत लार्ज होता तो वो जो होल का साइज होता उतने ही साइज के बराबर यहां पर आपको लगभग जो वो ब्राइट स्पॉट है वो दिख रहा होता। लेकिन जब ये होल का साइज आप देख रहे हैं कि बहुत छोटा है कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो वो आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यहां पर वैलिड नहीं रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वेव ऑप्टिक्स। बाय द वे, दिस फेनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, सो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब भी जो अपर्चर का साइज है या फिर जो भी होल का साइज है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल हो या उससे और भी छोटा हो जाए तो उस केस में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड नहीं रहता है। उस केस में आपको वेव ऑप्टिक्स में जाना होता है। तो स्टूडेंट्स, जब अभी हम बात कर रहे हैं कि मिरर से इमेज की बात कर रहे हैं, लेंस से इमेज की बात कर रहे हैं और प्लेन मिरर से जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो साइज है दैट साइज इज मच मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो जनरली हमारा वेवलेंथ है 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में है। तो आप सोच सकते हैं कि उतने स्मॉल रेंज में हम कभी भी इस तरीके के मिरर्स नहीं लेने वाले हैं। तो इसलिए जो हमारा जो वेव ऑप्टिक्स का फेनोमेना या डिफ्रैक्शन हुआ या इंटरफेरेंस हुआ, ये सब का जो रोल होगा वहां पे नेग्लिजिबल होगा, तो हम वहां पर उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब साइज बहुत छोटा हो जाएगा तब हमारे को वेव ऑप्टिक्स को ही क्या करना होगा? मेनली कंसीडर करना होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सिर्फ फोकस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब अब हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पर जो भी रे हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। कब तक? जब तक कोई डिफरेंट मीडियम जो है वो इनकाउंटर नहीं करते हैं, तब तक वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते रहेंगे। गुड। सो आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिक्स को जो हम दो पार्ट में डिवाइड किए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, दोनों में डिफरेंस कहाँ है। डिफरेंस बेसिकली जो लाइट जिस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के साइज पे आपका डिपेंड कर रहा है कि उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टडी करना चाहिए या वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करना चाहिए। राइट। सो अभी हमने जो कहा कि साइज लार्ज रहेगा तो हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे, और साइज बहुत छोटा रहा कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट रहेगा तो हम लोग वहां पर वेव ऑप्टिक्स में उसको स्टडी करेंगे। और जो तीसरी एक बात हम लोग कह रहे हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। सो क्वांटम ऑप्टिक्स की जो बात हम लोग कह रहे हैं, तो इसमें हम लोग बेसिकली अभी इसको ऑप्टिक्स के अंदर नहीं, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं कि लाइट को, बेसिकली लाइट को वहां पर हम वेव के जैसा ट्रीट ही नहीं करेंगे। हम वहां पर लाइट को पार्टिकल के जैसा ट्रीट करेंगे और उस पार्टिकल को हम लोग नाम देंगे फोटॉन। उस पार्टिकल का नाम देंगे फोटॉन। तो स्टूडेंट, यहां पर हम अभी तक वेव की बात कर रहे थे। अब इसके बाद जब हम क्वांटम फिजिक्स में चले जाएंगे तो वहां पर हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप वहां देखेंगे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जो उसके ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, वो कभी भी लाइट को वेव कैरेक्टरिस्टिक मान करके एक्सप्लेन नहीं होता है। वहां पर हमारे को लाइट को पार्टिकल के जैसा मानना पड़ता है और उस पार्टिकल का हम नाम देते हैं फोटॉन। राइट।
उस पार्टिकल का जब भी हम बात करेंगे वहां पर उसकी एनर्जी, तो उसमें भी हम लोग वेवलेंथ का यूज करेंगे, लेकिन वो अभी हमारे काम की चीज नहीं है स्टूडेंट। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिक्स में ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स की बात हमने क्यों की। हमारा अभी का जो बताऊंगा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं जो लेक्चर लेने वाला हूं अभी और आगे कुछ लेक्चर्स वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे रहेंगे, उसके बाद हम लोग वे ऑप्टिक्स आएंगे और फिर मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग ये क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे। गुड, तो आप होपफुली आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली देखेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डिस्क्राइब्स द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज। अब आप लोगों ने फिर से ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने रेज के बारे में नाम सुना ही होगा, है ना। ये एक वर्ड आया है रे, which travel in straight line and whose paths are governed by the law of reflection and refraction at the interface between different media। तो आप लोग ये 9th क्लास में भी पढ़े ही होंगे कि ये मेरा एक रे है, यदि ये मेरा मान लेते हैं प्लेन मिरर है, राइट, और एक रे इधर की ओर आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में जाती है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे। तो ये अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा फोकस करेंगे कि ये एक रे इधर की ओर आई और रिफ्लेक्ट होकर के एक रे इधर की ओर गया, इसका क्या मतलब, रे क्या चीज है, क्या इधर आया और क्या रिफ्लेक्ट होकर उधर गया, रे है क्या चीज, है ना। हम लोग ड्रॉ करना सीख लेते हैं, एक एरो को ड्रॉ करते हैं और सारा समझ लेते हैं, लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि डिफाइन ए रे, रे बेसिकली है क्या चीज, तो फिर आप सोचने लगते हैं पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ लिया लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि रे क्या चीज है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले रे को भी समझने की कोशिश करेंगे कि रे क्या चीज है। तो यहां मैंने बस ये बता रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग जो रे है उस रे को यूज करेंगे। रे के साथ साथ हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं कि वो जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, और यदि मीडियम चेंज होता है तो वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्ट जो होगा उसके कुछ लॉज हैं, उस लॉ को फॉलो करेगा और उसके अकॉर्डिंगली हम ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं। जैसे आप यहां देखेंगे तो ये आपका यहां पर एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। तो हमने रे डायग्राम को यूज करके इसका इमेज बनाया है, दिस इज योर इमेज। रे डायग्राम को यूज करके इसका इमेज बना लिया है, रे डायग्राम यूज किया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया है यहाँ पे, और उसके बाद हमने इस PQ ऑब्जेक्ट का P' Q' इमेज बनाया है। तो कैसे बनाया है इसके बारे में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यही सब स्टडी करते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां भी ये एक PQ ऑब्जेक्ट है और ये एक लेंस के थ्रू पास हो रहा है, मतलब ये लेंस इसके सामने रखा हुआ है तो रेज यहां से निकल रही हैं और लेंस के थ्रू पास हो रही हैं, और वो P' Q' जो है इमेज बना रहा है इस ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर भी आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, उस रे के ऊपर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं और उस रे डायग्राम से हम लोग उसके इमेज बना रहे हैं। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है क्या, बेसिकली ऑब्जेक्ट और इमेज है, कैसा ऑब्जेक्ट है कैसा इमेज बनेगा, है ना, और उसको कैसे बनाना है रे डायग्राम को यूज करके, ये सब हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट का साइज है जरूरी नहीं है इमेज का साइज भी वैसा ही हो, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे हो सकता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब के लिए हम लोग बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो रे मॉडल है उस रे मॉडल को हम यूज करेंगे, उसके साथ साथ कुछ सिंपल ज्योमेट्री, ट्रिगो और जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन को यूज करेंगे, ये सारे चीज को स्टडी करने के लिए, इसलिए इसका नाम दिया गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आप ध्यान से देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब यहां पर ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो आपको यदि एक रे जा रही है आप ड्रॉ कर सकते हैं ज्योमेट्री से, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको यदि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है तो फिर आप वो फिर से एक रे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यदि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आप रिफ्लेक्टेड रे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये प्योर ज्योमेट्री से ये इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बनाया गया है, यहाँ पर भी इस ज्योमेट्री को यूज करके ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया गया है।
इसीलिए इसको नाम दिया गया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप देखेंगे कि आपको देखिए तो यहाँ पर ये रे है, आप कहेंगे कि ये रे एक यहाँ से निकला इस डायरेक्शन में, और भी रेज निकल रही हैं, ये भी रे है, ये भी एक अनदर रे, दिस इज योर अनदर रे। तो ये सारे रेज जो है बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रही है, क्या निकल रहा है इस ऑब्जेक्ट से, क्या निकल के मिरर पे स्ट्राइक हो रहा है। यदि आपसे कोई ये पूछे तो आप क्या हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये रे बेसिकली है क्या चीज। तो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समय इस रे को समझने में लगाते हैं। So what is a ray? समझते हैं। Before we look more closely at the use of light rays in geometrical optics, we need to say a brief word about light waves and geometrical connection between light rays and the light waves. अब देखिए लाइट रे को वो लाइट वेव्स भी कह रहा है। लाइट वेव्स कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेसिकली हमने देखा था कि लाइट एक्चुअली में है क्या, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बेसिकली मैकेनिकल वेव नहीं है, इसलिए हम लोग उसको बहुत हमारी आंखों से नहीं दिखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, वो वेव प्रोपेगेट करता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन आप यदि मैकेनिकल वेव की बात करें तो वो आपको आंखों से दिखता है। जैसे मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूं कि ये एक आपका कोई पॉन्ड है ना। अब उस पे यदि कुछ चीज ऊपर से हम लोग यदि डालते हैं, फेंकते हैं, तो वहां पर एक वेव जनरेट होता है जो वो बाहर की ओर मूव करता हुआ दिखता है। इसको देखते हैं, पहले मैकेनिकल वेव को समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखते हैं, ये देखिए, ये एक आया, एक चीज पानी की बूंद आई, और देखिए ये वेव जो है ये बाहर की ओर प्रोपेगेट कर रहा है। तो इसका एक कुछ सर्कुलर शेप है, और वो सर्कुलर शेप में एक वेव बाहर की ओर निकलता हुआ दिख रहा है। देखिए ध्यान से, एक सर्कुलर शेप में बाहर की ओर वेव निकलता हुआ दिख रहा है। ये आप कई बार देखे होंगे, है ना। तो ये वेव हमारे को समझ में आता है कि ये वेव कहने का क्या मतलब है। कोई एक चीज है जो बाहर की ओर प्रोपेगेट कर रही है। क्या बाहर की ओर प्रोपेगेट कर रही है, ये आपको समझ में आया होगा कि जो इस पार्टिकल का यहां पर जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ, वो डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। रिमेंबर, यहां से ये पार्टिकल, ये पानी की जो बूंदे हैं, यहां पर जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये यहां से यहां नहीं जा रहे हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल का यहां पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका जो डिस्टरबेंस है वो यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है। जो इसका डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस इसका हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका हुआ, ऐसा करके ये ट्रेवल करता है। इसी को ही हम लोग वेव कहते हैं। तो हमारे को कि ये जैसे दोज क्रिएटेड ऑन ए पॉइंट बाय बॉबिंग, द सक्सेसिव हाई पॉइंट्स एंड लो पॉइंट्स अकर्स एज अ ट्रेन ऑफ, आप यदि इसको मैं ठीक तरीके से दिखाऊं, यस, सो अब मैं थोड़ा सा इसको फिर से बताता हूं कि आपने इन दोनों वर्ड का नाम सुना होगा, क्रिस्ट एंड ट्रफ, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो ये आपका ऐसा दिख रहा है क्रिस्ट, जहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने कहां है, जो ये कोई पॉन्ड है उससे मैक्सिमम हाइट पे होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्ट। और ये क्रिस्ट है, ये भी क्रिस्ट है। उसके बीच में आपके देखेंगे तो आपका जो है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने मीन पोजीशन से सबसे नीचे हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रफ। तो स्टूडेंट यदि आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो क्रस्ट है वो जो बना हुआ है, इसको यदि आप ड्रॉ करेंगे उसका शेप को, तो एक साथ आप देखेंगे कि पूरे सर्किल पे जो सारे पॉइंट्स हैं वो सब के सब अभी अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हैं, और ये सर्कुलर दिख रहा है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेव फ्रंट नाम देते हैं। वेव फ्रंट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा सरफेस है ना, जिसके हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज सेम होता है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा और टाइम वेव फ्रंट को समझने में देते हैं कि वेव फ्रंट बेसिकली है क्या। मैं यहां पर बताऊं तो यहां पर जो वेव फ्रंट है वो सर्कुलर है। ये देखेंगे तो ये कंसेंट्रिक सर्कुलर्स जो आपको दिख रहे हैं क्रिस्ट, ये वेव फ्रंट है। ये एक वेव फ्रंट है, फिर इधर ये वेव फ्रंट है, फिर इधर ये वेव फ्रंट है, और उस सबका सेंटर कहां होगा, जहां पर आपने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया था,
वो आपका इस सारे जितने भी सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं उनका सेंटर होगा। तो थोड़ा सा समय हम लोग और देते हैं वेव फ्रंट को समझने में स्टूडेंट्स, राइट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, हमारे को वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा। ओके तो थोड़ा सा जैसे ये एक सिमेट्रिक डायग्राम है कि आप कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको आप कंटिन्यूसली वाटर में इस तरीके से ऑक्सीलेट करेंगे तो आपके वेव जनरेट होंगे और वो कंटिन्यूसली क्या होगा, बाहर जाएगा। और आपको कैसा वेव बाहर जाता हुआ दिखता है, आपको ध्यान में होगा वो सर्कुलर दिखता है, एक सर्कल में, और एक सर्कल दिखता है और दिखता है वो सर्कल का साइज बड़ा होते जा रहा है, वो सर्कल का साइज बड़ा होते जा रहा है, रेडियस इंक्रीज करता जा रहा है। तो हम लोग a wave front is defined here as a locus of wave front is defined as a locus of points that connect identical wave displacement, identical wave displacement। तो आप ये देखेंगे कि एक जो सर्कल बना है उस सर्कल के हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, हमेशा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। दूसरे तरीके से इसको मैं यदि डिफाइन करूं दूसरे तरीके से, इन जनरल वी डिफाइन ए वेव फ्रंट एज द लोकस ऑफ ऑल एडजेसेंट पॉइंट्स एट विच द फेज ऑफ द वाइब्रेशन, फिर से ध्यान से देखिए, फेज ऑफ द वाइब्रेशन, फेज ऑफ वाइब्रेशन इज सेम, phase of vibration is same, that is at instant all points on a wave front are at the same part of the cycle of their variation। तो आप यदि याद होगा वेव का जो हम लोग इक्वेशन लिखते थे तो y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। तो जितने जो वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं उन सब के लिए जो ये अंदर वाला फेज होता है kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, वो सब के लिए सेम होगा। तो वो जितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन सब के लिए सेम होगा उस सब को हम कनेक्ट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। होपफुली आपको वेव फ्रंट के बारे में समझ में आया होगा। इन डायग्राम्स ऑफ वेव मोशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन डायग्राम ऑफ वेव मोशन वी यूजुअली ड्रॉ ओनली पार्ट्स ऑफ ए फ्यू वेव फ्रंट्स, ओनली पार्ट्स ऑफ ए फ्यू वेव फ्रंट्स, often choosing consecutive wave fronts that have the same phase and thus are one wavelength apart, such as the crest of water waves। देखिए जैसे हमने यहां पर वेव फ्रंट ड्रॉ किया है, ये मेरा एक वेव फ्रंट है, ये मेरा एक सर्कुलर वेव फ्रंट है, ये उसके बाद एक दूसरा सर्कुलर वेव फ्रंट है, फिर ये तीसरा सर्कुलर वेव फ्रंट है। तो हो सकता है कि जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ हो, ये हो सकता है कि ये सारे पॉइंट्स, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब अपने पीक पोजीशन पे हो सकता है कि सब के सब अपने जो लोएस्ट पोजीशन पे हो, लेकिन यदि सबको हमने इस पीक पे दिखाया है तो उसके बाद जो दूसरा सर्किल होगा जो वो जिसके पार्टिकल भी अपने पीक पे होंगे उसी को हम दिखाएंगे। तो इसका मतलब यदि इसके सारे पार्टिकल पीक पे हैं तो इसके भी सारे पार्टिकल क्या होंगे, पीक पे, इसके भी सारे पार्टिकल क्या होंगे, पीक पे। तो ये जो डिस्टेंस होगा दो वेव फ्रंट के बीच का, कंजुगेटिव वेव फ्रंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को ही हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। टू कंजुगेटिव वेव फ्रंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। टू कंजुगेटिव वेव फ्रंट्स कहने का मतलब आपने जो ये एक वेव फ्रंट ड्रॉ किया है वो जिस भी फेज के लिए ड्रॉ किया है ना, वो सेम फेज का कुछ और ज्यादा डिस्टेंस पर जाकर के आपको जो वेव फ्रंट मिलेगा उसी को हम कंजुगेटिव वेव फ्रंट्स बोलते हैं, राइट। ओके, अब वो हमने देखा कि हमने पानी में जब पत्थर फेंका या कुछ बूंद जो है उस पर टपका तो वहां पर हमने वेव फ्रंट का शेप देखा। जब हम साउंड की बात करते हैं, व्हेन साउंड वेव spread out in still air from a point like source, or when electromagnetic radiation spreads out from a point like emitter, any spherical surface that is concentric with the source is a wave front as shown in figure। जैसे मैं बात बोल रहा हूं, एक पॉइंट सोर्स है, स्टूडेंट ध्यान दें, एक पॉइंट सोर्स है, साउंड का पॉइंट सोर्स है, लेट्स से दिस इज योर स्पीकर, पॉइंट स्पीकर। अब जब वो जो साउंड जनरेट करेगा तो उससे जो वेव जनरेट होंगे वो ऑल डायरेक्शंस में जाएंगे, हर एक डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो आप यदि इस पॉइंट सोर्स को सेंटर मान ले, इस पॉइंट सोर्स को सेंटर मानेंगे
और कोई भी एक रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करेंगे, किसी भी रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, तो उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब का फेज हमेशा क्या होगा, सेम होगा, राइट। इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो यही ये चीज समझाना चाह रहा है कि एक मेरा पॉइंट सोर्स है और इसको ये कट करके ऐसा दिखा रहा है, तो ऐसे आपके एक इस रेडियस का स्फीयर होगा, फिर एक ये रेडियस का स्फीयर होगा, फिर ये रेडियस का स्फीयर होगा, तो ऐसे आपके कंसेंट्रिक जो है आपके वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे। जो इसका वेवलेंथ, जो इसका फेज होगा उससे लैम्डा ज्यादा पर यदि आप रेडियस कर देंगे तो उसका भी फेज और इसका फेज सेम होगा। इस तरीके से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो एक्सपैंड होता है। ये हम लोग साउंड के केस में देख रहे हैं कि यदि एक पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड रहा तो उसमें जो आपके वेव फ्रंट होंगे वो स्फेरिकल होंगे, है ना। उसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक्चुअली क्या है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उस ट्यूनिंग फॉर्क को मैं हिट करूंगा तो बेसिकली वो साउंड जनरेट करेगा और साउंड को देखते हैं कि वो किस तरीके से दिखता है। ओके, आप यहां पर देखिए क्या क्या बढ़िया विजुअलाइज हो रहा है कि ये जो आपका वेव जनरेट हो रहा है वो एक्चुअली में वो स्फेरिकल है, लेकिन जब आप इस प्लेन के साथ उसका प्रोजेक्शन लेंगे तो वो सर्कुलर दिखेगा। वो ये आप जो भी एक सर्कल दिख रहा है उस सर्कल को एक स्फीयर मान सकते हैं। वो स्फीयर इस प्लेन को जहां पे कट करेगा वो एक सर्कल दिख रहा है। तो आप देख रहे होंगे किसी भी एक टाइम पे देखेंगे तो जैसे यहां पर आप देखेंगे कि ये जो आपका एक इसका जो फेज होगा और जो इसका फेज होगा वो सेम है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि ये यहां से लेकर के यहां तक आपका वन वेवलेंथ हुआ, क्योंकि इसका फेज और इसका फेज सेम दिख रहा है, राइट। इसी को हम लोग, आपको यदि ध्यान में होगा, इसको हम कंप्रेशन वेव पल्स बोलते हैं, इसको रेयर फ्रैक्शन वेव पल्स, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। ऐसा करते हुए आपका वेव जो है वो रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहा है जिसका सेंटर यहां पे। गुड, इसको और समझने की कोशिश करते हैं, इसको और ड्रॉ करते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर आगे आकर के इसको यदि पार्टिकल के टर्म्स में भी बताया गया, देखिए यहां पर पार्टिकल्स के टर्म में, फिर से देखिए इस पार्टिकल के टर्म में इसको, तो ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं। तो यदि आप इसको सेंटर मान करके कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेट अस से मैं ये वाला सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो इस सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब आपको हमेशा सेम फेज में ऑक्सीलेट करते हुए दिख रहे होंगे। ये पार्टिकल अपने पोजीशन के अबाउट ऐसा ऑक्सीलेट कर रहा होगा, ये भी ऑक्सीलेट कर रहा होगा, ये भी ऑक्सीलेट कर रहा होगा। हर एक पार्टिकल अपने पोजीशन के इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा होगा, राइट। तो अब आप देखेंगे तो ये सब के सब अपने मीन पोजीशन से एक साथ मैक्सिमा पे जाएंगे, एक साथ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएंगे, एक साथ मिनिमा पे आएंगे, फिर एक साथ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएंगे। तो ये जो आपका शेप है इसी को ही हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। होपफुली आपको वेव फ्रंट समझ में आया होगा, वेव फ्रंट का क्या मतलब है। यहाँ पर वेव फ्रंट बेसिकली स्फेरिकल होता है, लेकिन जब आप 2D में ड्रॉ करेंगे तो वो स्फीयर जो कट करेगा उस प्लेन को वो सर्कुलर दिखेगा। इसलिए हम यहाँ पर जो ड्रॉ कर रहे हैं वो बेसिकली क्या था, स्फेरिकल के जगह हम लोग सर्कुलर वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहे थे। आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो आपको सर्कुलर दिख रहा था वो बेसिकली स्फेरिकल था। उस स्फीयर का जो इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन था उसी को हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग ने ये मैकेनिकल वे में देखा, यही इसी के जैसा यहाँ पर यदि लाइट का सोर्स होता, यदि लाइट सोर्स होता तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसी तरीके से बाहर की ओर प्रोपेगेट करता। तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरीके से जनरेट होता है। तो आपको स्टूडेंट्स ये याद होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल से जनरेट होता है। तो देख लेते हैं कि एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल कैसे स्फेरिकल वेव को जनरेट करता है।
तो आपको यदि ध्यान में हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जो जनरेट होता है वो एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल से ही होता है। ये आपका ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल है और इस ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल के कारण आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा है। ये मैं 2D में दिखाया हूं, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3D में प्रोपेगेट कर रहा होगा और 3D में आप देखेंगे तो ये जो आपका शेप होगा वो भी स्फेरिकल होगा। इसमें इस प्लेन में सर्कुलर होगा, लेकिन आप 3D में देखेंगे तो वो स्फेरिकल दिखता होगा। राइट मैं फिर से इसको दिखाने की कोशिश करता हूं, आप फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल ये आपका जो जनरेट करेगा, जो स्फेरिकल वेव जनरेट करेगा, है ना, वो भी बेसिकली आप देखेंगे साउंड वेव के जैसा ही होगा। कंसेंट्रिक जो होंगे आपके मैक्सिमा मिनिमा होंगे और उसका जब इंटरसेक्शन इस प्लेन में देखेंगे तो वो एक सर्कल दिखेगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि जो मैकेनिकल वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वहां वेव फ्रंट और यहां पर भी वेव फ्रंट बिल्कुल एक जैसा ही डिफाइन होता है। वहां पर भी यदि आपका पॉइंट सोर्स रहेगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं, और यहां पर भी यदि लाइट का आपका पॉइंट सोर्स है तो यहां पर भी जो आपके वेव फ्रंट्स होंगे वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे। और ये वेव फ्रंट्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ट्रेवल करते हैं। तो उसी डायरेक्शन को हम लोग रे नाम देते हैं। तो अब हम बात करें, ए डायग्राम फॉर साउंड वेव माइट शो ओनली द प्रेशर क्रेस्ट, द surface of the pressure is maximum, and the diagram for the electromagnetic wave might show only two crests on which the electromagnetic radiation is मैक्सिमम। इसकी बात मैं बता चुका हूं कि जो हम लोग वेव फ्रंट्स ड्रॉ करते हैं तो आइदर यदि हम लोग साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो हम प्रेशर मैक्सिमा वाला वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। ये एक प्रेशर मैक्सिमा है, फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट प्रेशर मैक्सिमा होगा, फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट प्रेशर मैक्सिमा होगा वही हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वही सेम फेज में होता है। उसी तरीके से यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो हम एक ऐसा दिखा सकते हैं स्फीयर जिसके हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम हो और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो, तो उसके जैसा हमको कंसेंट्रिक वैसा ही वेव फ्रंट्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब हमने वेव फ्रंट को समझ लिया स्टूडेंट्स, प्लीज 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 अब हम लोग रे को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अब आप इसको अच्छे से समझेंगे। वी विल ऑफन यूज डायग्राम्स दैट शो द शेप ऑफ द वेव फ्रंट्स और देयर क्रॉस सेक्शन इन सम रेफरेंस प्लेन। तो ये बेसिकली पॉइंट सोर्स है और ये पॉइंट सोर्स बेसिकली स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट कर रहा है, लेकिन इस प्लेन के साथ इसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो एक सर्कुलर इंटरसेक्शन दिख रहा होगा। तो इसलिए बोल रहा है, फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएटेड बाय स्मॉल लाइट सोर्स वी कैन रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट एज ए स्फेरिकल सरफेस concentric with the source or by the circular intersection of this surface with the plane of the diagram, है ना स्टूडेंट्स। far away from the source where the radii of the sphere have becomes very large, a section of the spherical surface can be considered as a plane wave। so स्टूडेंट मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊं तो वहां उस स्फीयर का एक छोटा सा सेक्शन देखूंगा तो वो मुझे कैसा दिखेगा? एक प्लेन के जैसा दिखेगा। तो मैं इस पॉइंट सोर्स से बहुत दूर चला जाऊं और इसके एक सेक्शन को दिखाऊं तो वो मेरे को कैसा दिखेगा? प्लेन वेव फ्रंट दिखेगा, राइट। ये एक्चुअली में होगा स्फेरिकल ही, लेकिन वो इतना बड़ा लार्ज स्फीयर होगा, उसके एक बहुत स्मॉल सेक्शन को देखेंगे तो वो प्लेन वेव फ्रंट के जैसा होगा। टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन in which light propagates, it is often convenient to represent a light wave by the rays rather than by wave front। तो ये बेसिकली रे क्या बता रहा है? दिस इज माय वेव फ्रंट। तो ये जो वेव फ्रंट है, ये जो वेव फ्रंट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन को हम रे बोलते हैं। सो दिस इज माय वन रे, मींस दिस वेव फ्रंट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। अब ये मैं इस वेव फ्रंट की बात करूं तो ये वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, राइट। मैं इस वेव फ्रंट के इस सेक्शन की बात करूं तो मेरा वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा स्टूडेंट्स? इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। उसी तरीके से मैं यदि इस वेव फ्रंट की बात करूं तो मेरा इसका रे कैसा बनेगा? इस डायरेक्शन में रे ट्रेवल करेगा। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा रे का मतलब क्या है। रे का मतलब है कि वेव फ्रंट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसी को हम लोग रे बोलते हैं। जैसे ये मेरा वेव फ्रंट है, राइट, प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये वेव फ्रंट यदि इधर की ओर ट्रेवल कर रहा है तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे? एक रे से दिखाएंगे।
तो जो हमारा वेव फ्रंट होता है उसके स्मॉल स्मॉल सेक्शन को लेकर के हम लोग देखेंगे कि वो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा उसी को हम लोग रे बोलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये एक स्मॉल सेक्शन ऑफ वेव फ्रंट है, वो इधर की ओर ट्रेवल कर रहा है, दिस इज माय वन रे। इस स्मॉल सेक्शन को देखेंगे तो ये इधर की ओर जा रहा होगा। ऐसे आप बहुत सारे रेज ड्रॉ कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल वेव फ्रंट को कंसीडर करके, राइट। सो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रे का क्या मतलब है, रे क्या रिप्रेजेंट करता है। रे रिप्रेजेंट करता है कि हमारा वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना। तो जो वेव फ्रंट है उसके छोटे छोटे हम लोग सेक्शन लेते हैं और हर एक सेक्शन का जो डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में वो स्प्रेड कर रहा होता है, उस डायरेक्शन को ही हम एरो से दिखाते हैं और उसी को ही हम लोग रे कहते हैं। गुड। तो स्टूडेंट्स, so from the waypoint viewpoint, a ray is an imaginary line along the direction of travel of the wave. A ray is an imaginary line along the direction of travel of the wave. When wave travels in a homogeneous isotropic material, homogeneous isotropic material, homogeneous का मतलब हर जगह प्रॉपर्टी सेम है, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है हर डायरेक्शन में, होमोजेनस का मतलब होता है हर पॉइंट पे और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है हर डायरेक्शन में। यदि सेम रहा तो फिर क्या होगा? द रेज आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, द रेज आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। रेज हमेशा क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन होंगे और नॉर्मल टू द वेव फ्रंट्स होंगे। जैसे ये आप बात करेंगे तो ये मेरा एक प्रिज्म है, ये एक लाइट रे ऐसा इस पे इंसिडेंट हो रहा है ना। तो ये इधर की ओर एयर है, तो ये होमोजेनस है, आइसोट्रोपिक भी है, तो ये रे स्ट्रेट लाइन रहेगा ऐसा और परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। मतलब यहाँ पर वेव फ्रंट कैसा होगा स्टूडेंट्स? यदि आप वेव फ्रंट को ड्रॉ करेंगे तो वेव फ्रंट हमारा ऐसा होगा, दिस इज माय वेव फ्रंट, दिस इज माय वेव फ्रंट्स। तो बेसिकली ये वेव फ्रंट जो है वो आगे की ओर ट्रेवल कर रहा है और वो जाकर के यहां स्ट्राइक कर रहा है। अब ये बोल रहा है एट ए बाउंड्री सरफेस बिटवीन टू मटेरियल्स सच एज द सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट इन एयर द वेव स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ रे मे चेंज बट द रे सेगमेंट्स इन द एयर एंड इन द ग्लास आर स्ट्रेट लाइंस। अब देखो ये इस डायरेक्शन में रे जा रही थी, अब ये डिफरेंट मीडियम में आया तो डिफरेंट मीडियम में आने पे क्या हो जाएगा? रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगेगा। तो अब यदि सिर्फ इस मीडियम को देखेंगे, जब तक मीडियम चेंज नहीं हुआ है तो रे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है। फिर ये एक अलग मीडियम में आया, अगेन इस मीडियम में वो जब तक इसी मीडियम में रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप वेव फ्रंट की देखेंगे बात, तो इस मीडियम में जो वेव फ्रंट का शेप होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा। इस मीडियम में जो वेव फ्रंट का शेप होगा वो ऐसा होगा और जो वेवलेंथ होगा इस मीडियम में, इसको लेटर से λ2 बोलता हूं मैं, और इस मीडियम में जो वेवलेंथ होगा उसको लेटर से मैं λ1 बोलता हूं। तो स्टूडेंट्स λ1 और λ2 डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि दो कंजुगेटिव वेव फ्रंट के बीच के डिस्टेंस को ही लैम्डा कहते हैं और डिफरेंट मीडियम में हमारा लैम्डा क्या होता है? डिफरेंट होता है। गुड। जल्दी से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो जैसे आप ये देखेंगे कि एक लेंस है, ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है और इधर से पैरेलल रेज आ रही हैं। हाँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो वेव फ्रंट का जो शेप है वो इस तरीके से, ये प्लेन वेव फ्रंट है, राइट। इसलिए आपको रे इस तरीके से दिखाया गया, ये रे दिखा रहे हैं, इसका मतलब आपका वेव फ्रंट कैसा है? वेव फ्रंट इस तरीके से प्लेन होगा। अब ये आपको यदि ध्यान में होगा 9th 10th में आपने जो पढ़ा होगा कि जो लेंस से रेज जाती हैं पैरेलल रेज, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस फोकस से होके पास करती हैं। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यदि ये सारी रेज इधर से पास हो रही हैं तो ये आपका वेव फ्रंट पैरेलल तो नहीं होगा, वेव फ्रंट पैरेलल नहीं होगा। यहां पर वेव फ्रंट का शेप देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर होगा, यहां वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर होगा और यहां वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो वो वेव फ्रंट एक कर्व जैसा ऐसा दिखेगा। उसी तरीके से यहां पर भी देखेंगे तो ये कर्व जैसा दिखेगा, राइट। इस तरीके से ऐसा एक कर्व जैसा आपका वेव फ्रंट दिखेगा। तो स्टूडेंट्स जब भी मैं रे की बात कर रहा हूं तो आपको समझ में आ गया रे कहने का मतलब क्या है, कि जो आपका वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट के यदि छोटे छोटे सेक्शंस को देखेंगे तो वो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है उस डायरेक्शन को ही हम रे से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो एक्चुअली में रे ट्रेवल करने का मतलब क्या हुआ, वेव फ्रंट ट्रेवल करना। वेव फ्रंट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी उस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, राइट। तो अब आपको रे का मतलब समझ में आ गया होगा। जब भी मैं एक पॉइंट सोर्स की बात करूंगा तो पॉइंट सोर्स से जो आप रेज दिखाते हैं कि रेज इधर भी ट्रेवल कर रहा है, इधर भी जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो आपका वेव फ्रंट होगा वो वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, तो हर डायरेक्शन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो रे का डायरेक्शन हो जाएगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा कि जो हम लोगों ने आज देखा बेसिकली कि ऑप्टिक्स क्या चीज़ है, उस ऑप्टिक्स में भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का क्या मतलब है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आगे बढ़ने से पहले हमने ये देखा कि रे क्या चीज़ है, रे को हमने समझने की कोशिश की। रे को समझने के लिए हमने पहले वेव फ्रंट को समझा, फिर वेव फ्रंट को समझने से पहले हमने मैकेनिकल वेव, खासकर साउंड वेव और वाटर वेव्स में हमने वेव फ्रंट को समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद उसी चीज़ को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ला के समझने की कोशिश किया, लाइट में भी समझने की कोशिश किया कि यहाँ पर भी वेव फ्रंट क्या होता है, और उस वेव फ्रंट के ट्रेवल के डायरेक्शन को ही हम रे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे और आगे बढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को और आगे बढ़ाएंगे कि इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं समझनी हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको हम कंटिन्यूसली अपलोड करेंगे आपके लिए। और प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल से, आपको हम असाइनमेंट्स भी देंगे, आप हमारी लाइव क्लास से भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन लिंक है आप वहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पे आप जो है फ़ोन करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.